नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। पीएम मोदी ने भारत के विकास, G20 समिट समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास का हमारा मंत्र है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। हमारे G20 एजेंडे को वैश्विक समर्थन भी मिल रहा है। तो moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और बताया कि कैसे हिंदुस्तान एक बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उसी लक्ष्य को लेकर ये देश अब आगे बढ़ चला है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत को प्राप्त करना है और इस दिशा में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है। हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और उस दिशा में भी हिंदुस्तान कदमताल कर रहा है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। बागेश्वर उपचुनाव में मतदान खत्म हो गया है, जिसमें कुल 55.42% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग मशीनों को डिग्री कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहां तक ईवीएम पहुंचने का सिलसिला जारी है। उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी की पार्वती दास, कांग्रेस के बसंत कुमार। उपचुनाव में सुबह से ही लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ, जिसके बाद अब 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन के बाद खाली हुई थी। उत्तराखंड में अब तक हुए उपचुनाव में एक बार छोड़कर सभी बार सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार की ही जीत होती आई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। हालांकि सत्र का पहला दिन सिर्फ श्रद्धांजलि के ही नाम रहा, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने खासा हंगामा किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने गैलरी में धरना दिया और सिर्फ 3 दिन सदन बुलाने पर हंगामा किया। साथ ही कांग्रेस ने तत्काल अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने की मांग की। सदन के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें चंद्रराम दास और पूर्व विधायक कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हालांकि बुधवार से सदन में और ज्यादा हंगामे के आसार हैं। हमारा जोर है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे सभी प्रमुख विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें नियमों के तहत। और अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है आपदा। बिना कांग्रेस की चिंताओं के, बिना कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के पुष्कर सिंह धामी सरकार पहले ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना चुकी है पहले ही। किसानों की इनकम डबल करने के मकसद से किसानों को खाद सप्लाई की जा रही है, लेकिन पौड़ी जिले में नमामि गंगे खाद के बैग खुले में पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में द्वारीखाल ब्लॉक का वीडियो वायरल हो रहा है। तो मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी ने कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी से 30 अगस्त को जवाब मांगा और 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा, लेकिन उन्हें जवाब मिला नहीं। न्यूज 18 ने कोटद्वार में अरविंद भट्ट और पौड़ी में मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी से संपर्क किया, लेकिन दोनों अधिकारी अलग अलग जगहों के दौरे पर रहे। तो साफ है कि पौड़ी जिले में कृषि विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हैं, जबकि ये जिला सबसे ज्यादा पलायन झेल रहा है। हालांकि न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो असर भी हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लापरवाही और लेटर का जवाब नहीं देने पर भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों के मामले में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि नमामि गंगे की बात प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि पौड़ी में कृषि विभाग के अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने कृषि मंत्री को पत्र लिखा था कि खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। तुरंत मैंने अपने डीजी एग्रीकल्चर रणवीर सिंह जी से कहा है कि इसका संज्ञान लें और इस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उसका ये कहना कि साहब हमारी जिम्मेदारी से रोड पर उसको फेंक देना है, ये एक जिम्मेदारी अधिकारी की
की भाषा नहीं हो सकती। और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस तरीके से इस प्रदेश के किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए और जिन लोगों ने इस पर नेग्लिजेंसी बरतने का काम किया है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। और मैंने अधिकारियों को भी बोला था कि इस तरह से ना करके आप जो जरूरतमंद किसान हैं उनको दे दिया जाए। और मेरे संज्ञान में आया है कि नमामि गंगे के तहत ये योजना चलाई जा रही है, उसके तहत भी ये बांटा गया है, लेकिन जो भी इस तरह की बर्बादी ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार अक्सर अपनी साधारण जीवन शैली को लेकर चर्चाओं में रहता है। वहीं एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार की चर्चा हो रही है और इसकी वजह है योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई शैलेंद्र आर्मी में है। हाल ही में उनकी पदोन्नति हुई है और वो अब सूबेदार मेजर बन गए हैं। शैलेंद्र गढ़वाल स्काउट रेजिमेंट में तैनात हैं और लंबे समय तक चीन की सीमा पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस समय कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप में तैनात हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का परिवार आज भी बेहद साधारण जीवन जी रहा है। सीएम योगी की 3 बहन, एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई हैं। सीएम योगी की एक बड़ी बहन अपने परिवार के साथ कोटद्वार में रहती हैं। वहीं सीएम योगी के बचपन के दोस्त बताते हैं कि उन्होंने कोटद्वार के डिग्री कॉलेज से बीएससी पास किया। उनके मन में कॉलेज के दिनों से ही राष्ट्रवाद का भाव था। तो ये बहुत ही साधारण परिवार और खुद योगी जी बहुत साधारण, तो ये मैं कहूँगा कि इस साधारणता के कारण और एक राष्ट्रवाद उनके अंदर तभी भी, चाहे जब वो बीएससी में भी थे तब भी उनका ये था कि कोई काम करना है तो देश के लिए करना है, कुछ करना है, तो एक ये वो विचार उनके अंदर बहुत पहले से थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका भाई आर्मी में सेवा करे, ये उनके साधारण जीवन का उनकी दर्शाता है। उनकी माँ जी आज भी गाँव में रहती है। उनकी बहन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि नीलकंठ में वो प्रसाद की दुकान चलाती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के भाई और बहन इतना साधारण जीवन जी रहे हैं। हरिद्वार में देसी शराब की पेटियां लेकर जा रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे गाड़ी में आग लग गई। साथ ही उसमें रखी शराब की 115 पेटियां भी टूट गईं। ये सभी देसी शराब की पेटियां ठेके पर जा रही थीं। तभी बहादुराबाद इलाके के रानीपुर झाल के पास गाड़ी का टायर फटने से अचानक से गाड़ी में हादसा हो गया और गाड़ी पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी और उसमें रखा सामान जलकर राख हो चुका था। कुत्ते को बियर पिलाना एक महिला को भारी पड़ गया। अपने डॉग को बियर पिलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर देहरादून के एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और डालनवाला पुलिस को मामले में पशु क्रूरता एक्ट के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए। ये वीडियो डालनवाला इलाके का बताया जा रहा है। श्रीनगर के ढिकाल गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुलदार 4 साल की बच्ची को उसकी दादी के हाथ से छीनकर भाग गया। जब तक दादी ने गुलदार से बच्ची को छुड़ाने की कोशिश की, तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची दादी के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, तभी घर के पास घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्ची पर हमला बोल दिया। दादी ने शोर मचाते हुए बच्ची को गुलदार के मुंह से निकाल तो लिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्ची जीवित नहीं बची। उसकी दादी उसको हाथ पकड़ करके जो है लेके जा रही थी अपने घर के पास। घर में बाघ आया, बाघ ने उसको झपटा और झपटा करके जो है खेतों की तरफ ले गया। खेतों की तरफ ले गया, तब तक जो है उसकी दादी गई, उसने उसको छुड़ाया, बच्चे को तो छुड़ा दिया, लेकिन तब तक उसने जो है अपना काम पूरा कर दिया। श्रीनगर में गुलदार का एक बार फिर से आतंक देखने को मिल रहा है। चौरास गोरशाली गांव में गुलदार रात में लोगों का पीछा करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें एक मोड़ से गुलदार आता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर में एक बुजुर्ग भी उसी मोड़ से गुजर रहे हैं। जैसे बुजुर्ग वहां से मुड़ते हैं तो गुलदार भी वापस आकर बुजुर्ग के पीछे लग जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर में 2 महिलाएं सिर पर घास का ढेर लेकर आ रही हैं और जैसे महिलाएं मोड़ से आगे बढ़ती हैं, गुलदार उनके पीछे लग जाता है। हालांकि राहत की खबर यह है कि लोगों के शोर मचाने पर गुलदार ने हमला नहीं किया, लेकिन ग्रामीणों में गुलदार का खौफ देखने को मिल रहा है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में नए चेहरों के लिए नई यात्रा का दौर शुरू हो चुका है? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बढ़ता कद क्या बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है? क्या प्रीतम सिंह कांग्रेस में अब उत्तराखंड का फेस होंगे? और कांग्रेस की इस बदलती पिक्चर में हरीश रावत जैसे सीनियर नेताओं के लिए क्या संन्यास का संकेत भी छिपा हुआ है? एक रिपोर्ट देखिए।
राजनीति में कद और पद के साथ अब उम्र का फैक्टर भी बड़ा हो गया है। बीजेपी की युवा चेहरों की राजनीति वाला ट्रैक अब कांग्रेस ने भी पकड़ लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बढ़ता कद है। प्रदेश में मुख्यमंत्री छोड़ सभी पदों पर रह चुके प्रीतम सिंह को पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया और अब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के टॉप 16 नेताओं में जगह मिली है। इन 16 नेताओं में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल जैसे टॉप नाम शामिल हैं। नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत के बाद अब प्रीतम सिंह को पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर जगह दे रही है। तो क्या नए चेहरों पर पार्टी का भरोसा बढ़ा है और अब हरीश रावत और दिग्विजय सिंह जैसे नेता मार्गदर्शक के रोल में होंगे? और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है और जिन लोगों का नाम आपने लिया, दिग्विजय सिंह जी, हरीश रावत जी, ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इनसे हम समय समय पर मार्गदर्शन भी लेने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि इन नेताओं का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा और जो रास्ता इन्होंने प्रशस्त किया उस रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम करेंगे। प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी मिली तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर कमेंट लिखकर बधाई दी। पर प्रीतम सिंह का आगे बढ़ना क्या सीनियर नेताओं के लिए अब सिर्फ मार्गदर्शक बनने का संकेत है? जिस तरह 75 पार होने के बाद फॉर्मूला बीजेपी में है। जो पुराने चेहरे हैं उनको भी धीरे धीरे उनके दायित्वों से मुक्त कर रहे हैं, मगर भाजपा ने एब्रप्टली किया है जो अपमानजनक लगा। साफ है कांग्रेस हाईकमान भी अब सीनियर नेताओं को आराम देने के मूड में। ये बात पार्टी के फैसलों में दिखती है और सीनियर नेता इस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड में पार्टी का बड़ा चेहरा प्रीतम बनते जा रहे हैं। तो देखना होगा कि चेहरों की लड़ाई से जूझने वाली कांग्रेस में इस बदलाव का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अतिक्रमण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे की कार्रवाई अब तेज हो गई है। अल्मोड़ा में सड़क किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए दुकान और घर के मालिकों को नोटिस दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों को अपनी रोजी रोटी छीनने का संकट भी अब सताने लगा है। अतिक्रमण हटाने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण चाहे कच्चा हो या फिर पक्का, सभी को हटाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पीड़ित लोगों को अब कुछ नेताओं का भी साथ मिलने लगा है। ये SS10 खुटानी पदमपुरी वाली सड़क है। उसके अलावा अल्मोड़ा शहर फाटक और बरेली अल्मोड़ा बागेश्वर जो हमारा अपल माल रोड है, उस पर हमने चिन्हीकरण करते हुए संबंधित को अपना पक्ष रखने के लिए और हटाने के लिए नोटिस दिया है। पहले दिन ही वो अध्यादेश ले आए कि जो है हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, कानून बनाएं, बिल लाएं और उसको पास कराएं तो कानून का रूप ले लेगा, फिर कोई उसको हटा नहीं सकता है। वैसे भी मुझे ये व्यवहारिक रूप से भी जो इन्होंने निशान लगाए हैं, चिन्हीकरण किया है, वो सरासर गलत है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर आजकल अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी के लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन पर सिर्फ छोटे व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया। आरोप है कि जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी रसूखदारों पर अब तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से न्याय की मांग की है और गलत तरीके से तोड़े गए भवनों का मुआवजा देने की मांग की है। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर और नारकोटिक्स की टीम ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर सील कर दिया और प्रतिबंधित दवाइयों को बरामद किया। ड्रग डिपार्टमेंट को लक्सर और सुल्तानपुर इलाके से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सुल्तानपुर के एक मेडिकल स्टोर से 71 इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई और साथ ही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। सलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि सुल्तानपुर पे नशे का कारोबार कर रहा था और वो अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस टीम के साथ पकड़ लिया गया। रामनगर के तल्ला कानिया में बीते 15 दिनों से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी पेयजल आपूर्ति ठीक नहीं हो पा रही है। पेयजल किल्लत होने की सूचना देने पर 24 घंटे में मात्र एक ही टैंकर पानी के लिए भेजा जाता है, जो पूरे इलाके के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे मंगलवार को नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घेराव भी किया। वहीं इंजीनियर ने दावा किया कि मंगलवार रात तक पेयजल सप्लाई को हर हाल में ठीक कर दिया जाएगा।
बेवकूफ बना कर रखा है जनता को। ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये आज इन्होंने पाइप का वादा नहीं करा तो बोर उखाड़ के ले जाए और हमें कोई नहीं है, हम अपनी पानी की व्यवस्था कर लेंगे। लगाने में जो हमारा ट्यूबवेल है वो उसकी मोटर फूक गई थी, जिसको हम लोगों ने नई मोटर जो है मंगा के उसको डलवा दिया था। परंतु नए मोटर को जो डालने के बाद उसके जो जब उसको डाला गया तो उसके लोरिंग पाइप में उनमें कुछ इश्यू आ गया था, जिनको आज ही निकलवा के और हम लोग रात तक उसको पेयजल को सुचारू कर देंगे। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से देवडोलियों का आना जाना शुरू हो गया है। टेहरी गढ़वाल के जलेठा गांव की मां राजराजेश्वरी की डोली, हुड़िया देवता की डोली, इसके अलावा दूड़ी में गधार, पट्टी 11 गांव की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां देवडोलियों ने अलकनंदा नदी में स्नान किया और साथ ही भगवान नारायण के दर्शन भी किए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। इधर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में इस बार मानसून की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल मानसून के दौरान कम संख्या में ही सैलानी फूलों की घाटी पहुंचे हैं। 1 जून से फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुल चुकी थी। वहीं अभी तक 1618 सैलानी ही फूलों की घाटी पहुंच पाए हैं। बारिश के बाद घाटी में फूल गिरने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में इस बार बिना मौसम बरसात में फूलों की घाटी में फूलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। जन्माष्टमी से पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। जन्माष्टमी का पर्व बद्रीनाथ धाम में 6 और 7 सितंबर को 2 दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 6 सितंबर को धाम में भव्य कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जबकि 7 सितंबर को पूरी बद्रीपुरी में भव्य झांकी निकाली जाएगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है। मानसून के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में 3500 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में जाम से यात्रियों के बुरे हाल हैं। यहां 2 से 3 घंटे जाम के चलते लोग परेशान नजर आए। जाम लगने का सबसे बड़ा कारण नरसिंह मंदिर बाईपास सड़क का बंद होना है, जिसकी वजह से मुख्य बाजार से ही बद्रीनाथ धाम जाने वाले और वापस लौटने वाले वाहनों को भेजा जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। रुड़की के जौरासी जबरदस्त गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वन विभाग ने मगरमच्छ को वाणगंगा में छोड़ दिया। देहात इलाकों में पहले भी मगरमच्छ दिखाई दे चुके हैं और एक बार फिर से वैसी तस्वीर रुड़की में देखने को मिली है, जहां पर स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ देखा। उसके फौरन बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उसे वाणगंगा नदी में ले जाकर छोड़ दिया गया। लैंसडाउन के ढोटियाल गांव के पास एक नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नरकंकाल को राजस्व पुलिस ने कब्जे में ले लिया। नरकंकाल किसका है, इसकी फिलहाल अभी तक जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि नरकंकाल को सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड ने देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना राजस्व पुलिस को दी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।